अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर फैज़ल रहमान और आज की इस टारगेट वर्कशॉप के अंदर हम देखेंगे कि आप लोग अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। देखो, एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर और पूरे साल की पढ़ाई के अंदर फ़र्क होता है। हमारी बुक में जितना कोर्स कंटेंट है, कोर्स कंटेंट कम नहीं है। ये इतना कोर्स कंटेंट है कि अगर आप इसको रिवाइज करने बैठे तो आपको हफ्ते लग जाएंगे, एक दो दिन के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जब आपको गैप मिलता है, वो गैप आपको 1 से 2 दिन का मिलता है। और जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर आप पूरे साल अपने एक साल के अंदर एक बुक भी नहीं पढ़ते पूरी। आपने उस बुक से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े हुए होते हैं और उन सिलेक्टेड टॉपिक्स में से आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स की तैयारी करनी होती है जिनसे आपका बोर्ड एग्जाम निकल जाए। और एग्जाम देने के लिए आपको प्रिपरेशन से ज़्यादा ज़रूरत होती है स्ट्रेटजी की। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर कौन सा टॉपिक आने वाला है, कहाँ पे आने वाला है और मुझे कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको टारगेट पेपर्स या फिर किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर स्टडी सोल्यूशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी तरह हेल्प की जाएगी। अच्छा भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी टारगेट वर्कशॉप। सबसे पहले बात करेंगे प्री इंजीनियरिंग के पेपर पैटर्न के ऊपर। देखो, इस साल बोर्ड ने प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, जिसको जनरल साइंस कहा जाता है, उनका पेपर पैटर्न अलग अलग कर दिया है। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को जो पेपर मिलेगा और जो पेपर जनरल साइंस यानी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को मिलेगा, वो दोनों पेपर्स अलग होंगे। सिर्फ क्वेश्चन अलग नहीं होंगे, वो दोनों पेपर्स ही अलग होंगे, दोनों का पेपर पैटर्न अलग है। और इस मामले में हमारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा खुशनसीब है, इनके साथ बहुत अच्छी गुड लक हुई है। अब देखो, जब इस पेपर पैटर्न को देखोगे ना, आपको समझ आएगी कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स किस तरीके से बचे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि सेक्शन ए आता है। 9, 10 है फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हैं। सेक्शन ए के अंदर हमेशा 20 एमसीक्यूज होते हैं, 20 के 20 आपको करने होते हैं। आप इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे? तो भाई, एमसीक्यूज से कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, एमसीक्यूज से कोई टारगेट्स नहीं होते। एमसीक्यूज के लिए अगर सबसे बेहतरीन और कम टाइम में स्ट्रेटेजी चाहिए ना, तो अपनी 10 ईयर्स उठाओ, 10 ईयर्स के एमसीक्यूज पढ़ के चले जाओ। वहीं से 10 अक्सर वहीं से आते हैं 10 ईयर्स एमसीक्यूज। अब आते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। आपके पेपर के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा सेक्शन बी का होता है। सेक्शन ए 20 का, सेक्शन सी 20 का, लेकिन सेक्शन बी 40 का होता है। तो सेक्शन बी के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने बड़े नहीं होते, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और आपको 40 मार्क्स मिल सकते हैं। अब देखो, सेक्शन बी के अंदर जो अक्सर गुल्लक हुई है वो यहाँ लिखी हुई है, अटेम्प्ट 10 आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 14 में से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और जो बाकी पेपर्स के अंदर आपने देखा है, जिस तरह एबी पार्ट्स दिए जाते थे प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ, ये सब नहीं होगा। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को सिंपली 14 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन कोई भी 14 क्वेश्चंस में से कोई भी 10 क्वेश्चंस अपनी मर्जी का अटेम्प्ट कर लो। अब देखो, बात करते हैं कि क्वेश्चंस आने कौन से वाले हैं। सबसे पहले जब तुम सेक्शन बी खोलोगे ना अपना, उसके अंदर आएंगे शुरू के 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आएगा फंक्शंस के पार्ट से और एक क्वेश्चन आएगा लिमिट के पार्ट से। जो लोग चैप्टर नंबर 1 मैपल का सोच रहे हैं, तो वो मैपल एक सॉफ्टवेयर है, उसका एग्जाम में कोई काम नहीं है। पता नहीं चैप्टर बुक के अंदर भी क्यों रखा है, लेकिन इस चैप्टर से आपके एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक, आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.3 और 2.4 को भूल के पी जाना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। 2.3 के अंदर लिमिट्स और 2.4 के अंदर कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का टॉपिक आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास नॉर्मली आता है वो आता है लिमिट्स का, एक्सरसाइज नंबर 2.3 से। ठीक है, अब लिमिट्स के अंदर तुम्हें करना क्या होता है, छोटा सा आइडिया दे दूं यहाँ पे लिमिट्स का। करना ये होता है, मैथमेटिक्स के अंदर जो अनडिफाइंड कंडीशंस होती हैं वो नहीं आनी चाहिए। लाइक, अगर तुम्हें कोई एक्सप्रेशन दी हुई है तो उसको इतना सिंप्लीफाई करो कि जब आपके सामने लिखा हो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और जब आप वेरिएबल की जगह 0 की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास 1/0 यानी कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। और भी ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिनके अंदर इन्फिनिटी आ रहा है वो नहीं आने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे अगर गलती क्या होती है, यहाँ पे अगर गलती ये होती है कि कई बार हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। अब ये जो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी है, ये सारे के दूसरे केसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी को अगर तुमने बोल दिया अनडिफाइंड और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया, तो भाई अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या देखा अभी, यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब देखा अभी हमने 1/0। तो जब हम 1/इन्फिनिटी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1/0। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0/1। ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0/1, जो कि अल्टीमेटली बन जाएगा 0। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो याद रखना, जब भी तुम्हारे पास आ जाए 1/इन्फिनिटी तो इसका आंसर होगा 0,
ये अनडिफाइंड कंडीशन नहीं है। लिमिट्स के अंदर एक ये मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। अब दूसरी बात आती है फंक्शंस की। वहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.4 देख लेना, उसके अंदर कंटिन्यूस फंक्शंस है और कंटिन्यूस फंक्शंस के अंदर क्वेश्चंस में अक्सर आपको इस तरह के ब्रैकेट्स दिखेंगे। उसके अंदर 3 कंडीशंस दी हुई होंगी, फंक्शन कहाँ पे 0 से बड़ा होगा, फंक्शन कहाँ पे 0 होगा और किस कंडीशन पे फंक्शन 0 से छोटा होगा। अब इसके बाद जब और आगे आते हो तो उसके बाद पार्ट नंबर 3 आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी डेरिवेटिव्स का। देखो यहाँ पे चैप्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है तुम्हें पार्ट नंबर 3 डेरिवेटिव्स का ना मिले, पार्ट नंबर 5 डेरिवेटिव्स का मिले, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेक्शन बी के अंदर इन चैप्टर्स का हिस्सा है और डेरिवेटिव्स का मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चन आता है वो आता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से या फिर डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। आपकी बुक के अंदर मौजूद वर्डिंग के मुताबिक डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन है, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी एक चीज दिखी भी आ जाए तो ये रहा फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब लिखा हुआ आ जाए तीनों में से कुछ भी, इसके अंदर आप डायरेक्ट पावर 1 प्लस और सेम पावर नीचे इस तरह से डेरिवेटिव नहीं ले सकते। सॉरी, पावर में से 1 माइनस, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, उल्टा बोल दिया मैं। डेरिवेटिव्स का जो नॉर्मल तरीका है जिसके अंदर होता है एक्स क्यूब इक्वल्स टू पावर शुरू में और पावर में से 1 माइनस, इस तरीके से अगर आपने डेरिवेटिव कर दिया तो गलत हो जाएगा। आपको यूज करना होगा यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिसको एब इनिशियो मेथड या फिर डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन भी होता है, कहा जा सकता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे स्टार्टिंग की एक्सरसाइज से आएगा, तो भाई जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग एक्सरसाइज से आए। एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंदर जाना, एक्सरसाइज यस आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर जाना, वहां पर आपको डेरिवेटिव्स मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। हो सकता है ये क्वेश्चंस हो सकता है वहां से आए और मोस्टली ये वाले क्वेश्चंस वहीं से आते हैं क्योंकि वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करने होते हैं, एक्स अल्फा बीटा वाले। अब यहाँ पर बात हो गई डेरिवेटिव्स की। इसके बाद जब आगे आते हो ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इस क्वेश्चन को मैं कहता हूँ कभी भी नहीं छोड़ना। अगर तुमने एक क्वेश्चन छोड़ा तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करोगे, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, ये देखो मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज दोनों सीरीज के सिंपल से फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है लेकिन एक्चुअल में बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर एक दो बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो समझ गए होगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आना चाहिए, पहले से आपको पहले से सिंपल डेरिवेटिव आना चाहिए, ये वाला। अगर तो आपको ये वाला डेरिवेटिव आता है, अगर तो आपको ये वाला चैप्टर आता है तभी आप ये वाला चैप्टर कर पाओगे। अब एक चीज जरा इस पेपर के अंदर देखना, बोर्ड ने दोबारा से वही काम किया है जो बोर्ड हमेशा से करता है। वो काम ये है कि बोर्ड ने पूरी कोशिश की है कि अगर आप कैलकुलस अटेम्प्ट ना करो तो आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फंडामेंटली डेरिवेटिव सीखना पड़ेगा, अगर तुम डेरिवेटिव नहीं सीखोगे तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शंस नहीं कर पाओगे, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाओगे, उसके पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। और ये सारे के सारे टॉपिक बोर्ड ने सेक्शन बी के अंदर इंक्लूड किए हैं। इसीलिए अगर कोई सोच रहा है कि मैं कैलकुलस नहीं करूंगा तो भाई ऐसा मत करना, कैलकुलस लाजमी करना। डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, अगर मैं इससे आ गया हूँ डेरिवेटिव्स के अंदर, बात हो गई हायर ऑर्डर्स के अंदर, तो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आता है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शंस। यहां से एक्सरसाइज नंबर 5.2 से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.1 से 8 से पहले कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया और जो इस चैप्टर का कोर है 5.2 के अंदर ही है। वेक्टर फंक्शंस आपको 5.2 पढ़ के जाने हैं। अब बात करते हैं उस चैप्टर की सबसे ज्यादा मुश्किल है। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं इस चैप्टर को छोड़कर चला जाऊं, तो भाई इस चैप्टर को छोड़कर मत जाना, क्योंकि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन में आते हो, इससे पहले ये देखा गया है पिछले ईयर्स में कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कंपलसरी कर देते हैं। लिखा हुआ आता है क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन, और जो नोट लिखा होता है जहां पर आपको चॉइस के बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वहां पर एक चीज लिखी होती है, वहां लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपलसरी। तो अगर तो बोर्ड ने क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि इंटीग्रेशन लॉन्ग के अंदर आपके लिए कंपलसरी कर दिया, तो लॉन्ग में इंटीग्रेशन कंपलसरी होने के बाद आपको इंटीग्रेशन लाजमी करनी पड़ेगी, वरना फालतू में तुम्हारे 5 या 7 मार्क्स जाएंगे। अच्छा, अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है किन किन वर्डिंग्स में? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व जब भी कभी लिखा हुआ आ जाए वहां पर आपको इंटीग्रेशन करनी है। अब एरिया अंडर द कर्व में जो इंटीग्रेशन करोगे ना, वो नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं होती, वो होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी कि लिमिट वाले।
वहां पर आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, यहाँ पे लिखना फंक्शन एक दिया और फिर उसके साथ लिखा जाएगा फ्रॉम 0 to 2 या फिर कुछ भी ऐसे नंबर दिए जाएंगे। इन दोनों में से जो पहले नंबर लिखा होगा उसको लिख देना यहाँ पर नीचे, और जो बाद में लिखा होगा उसको लिख देना यहाँ पर ऊपर। इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, आपका एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा तरीका है पूछने का, इवेलुएट यूजिंग द प्रॉपर्टीज। अपनी बिल्कुल स्टार्टिंग की एक्सरसाइज के अंदर देखना 6.1 एंड 6.2 में, वहां पर इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हैं पेज पेज भर के। अब वो फॉर्मूलाज ऐसे हैं कि डायरेक्ट आप जाओगे sin x प्लस सी, बीच में कुछ सोल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ गए, ये वाले फॉर्मूलाज हैं। अब ये वो फॉर्मूला, अब यहाँ पर अगर यूजिंग प्रॉपर्टीज लिख दिया जाए तो यहाँ पर जो आपने टेक्निक्स पढ़ी है यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और जितने भी मेथड आपने इंटीग्रेशन के देखे वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर जो ये वाले फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आपको ये वाले फॉर्मूलाज याद ना हो तो अक्सर अक्सर ये वाले आंसर्स आते हैं आपके मेथड से जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगर चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन साइड में छोटी सी पेंसिल से कर लेना, पेंसिल से कर छोटा सा क्वेश्चन कर भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को छोड़कर मत आना। अब तीसरा तरीका इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स का भी लिखा हुआ आ जाए, सबसे आसान कंडीशन यही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है, चाहो तो कोई मेथड यूज कर लो, चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो। अब इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर आपकी बात हो गई पूरी कैलकुलस के अंदर। अब आती है एनालिटिकल जियोमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर आपके पास आता है स्ट्रेट लाइन का पार्ट, सर्कल्स का पार्ट, कोनिक्स का पार्ट। अब सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइन का। यहाँ पर एक्सरसाइज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो है 7.1, 7.2, 7.5, 7.6 एंड 7.8। और यहाँ से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली होते हैं कोऑर्डिनेट, ये वाले रेशियो वाले, या तो स्लोप्स वाले, या फिर एट द एंड इक्वेशंस दे दी जाती हैं, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी होती है। अब इसके बाद आता है सर्कल्स का टॉपिक। देखो सर्कल्स से मैंने यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लिखे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर्कल से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर आते हैं लॉजिकल। अब लॉजिकल का मतलब क्या है, सर्कल की जो इक्वेशन है उसकी दो फॉर्म्स हैं, एक जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल और एक दूसरी है आपकी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सर्कल। दोनों की दोनों आपको याद होनी चाहिए। टेंजेंट ऑफ सर्कल किस तरीके से डील करना है ये आपको पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको निकालना आना चाहिए। और उसके अलावा एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा सर्कल्स के अंदर पूछा जाता है वो ये है परपेंडिकुलर टेंजेंट की बात कर दी जाती है। अब यहाँ पर जो तुम कॉन्सेप्ट यूज करोगे परपेंडिकुलर टेंजेंट में, वो कॉन्सेप्ट आपको रेफर करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन से। तो मतलब कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोनों चैप्टर से कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन है। अब इसके बाद आता है कोनिक्स। कोनिक्स के अंदर आपने तीन कोनिक्स पढ़े हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अब इन तीनों कोनिक्स में से यहाँ पर कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, आपको जस्ट कोनिक्स के फॉर्मूलास याद होने चाहिए और कोनिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो याद होनी चाहिए। लाइक लेटस रेक्टम होता है, फोसाई होता है, फोकस होता है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो आप कोनिक्स का पार्ट भी निकाल लेंगे। अब अगर तुम्हें कोनिक्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोनिक्स का वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, अगर तो आपको ज्यादा फॉर्मूलाज याद नहीं होते तो आपके पास एक और चीज आती है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अगर सारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी छोड़ ले ना तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी लाजमी करना। उसके बाद आता है एंड में पार्शियल डिफरेंशिएशन, बहुत छोटा चैप्टर है। अगर आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन आती है तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। अब नॉर्मल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर फर्क क्या है, देखो नॉर्मल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, अगर आप कर रहे हो डी बाई डी एक्स और इसके बाद आपके पास y आ गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है। आप सिंपली क्या करते हैं, आप लिखते हैं डी बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स या फिर इसको y डैश करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ले आऊं यहाँ, यानी कि ये इक्वल्स टू y, इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करती क्या है, जो डेरिवेटिव, जो फंक्शन यहाँ पर लिखा होता है, जो वेरिएबल यहाँ पर लिखा होता है, इसके अलावा बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स को एज कांस्टेंट डील किया जाता है। सिर्फ ये एक छोटा सा फर्क है नॉर्मल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। अब यहाँ पर आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब देखो बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो।
वैसे सारी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं एज ए स्टूडेंट सोचूं रियलिस्टिकली तो क्या कर सकते हो, देखो फंक्शन और लिमिट ये दोनों क्वेश्चंस तो कभी भी नहीं छोड़ना। फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव्स और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत आराम से कर सकते हो। देखो फंक्शंस एंड लिमिट्स के अंदर क्या हो रहा है, लिमिट्स के अंदर आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन लाजमी आएगा, आपको पता है सिर्फ एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज पढ़ लो, लिमिट्स के चैप्टर लिमिट्स का पार्ट निकल जाएगा। उसके बाद बात होती है फंक्शंस की। अब फंक्शंस को जब करने पर आओगे जब वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस करने हैं, अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ें, लेकिन लिमिट्स का पार्ट कभी भी नहीं छोड़ना। उसके बाद डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का इतना लंबा इतना बड़ा चैप्टर, इतने सारे क्वेश्चंस, उसमें से आपको बता दिया कि भाई आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आ रहा है मोस्ट लाइकली, अगर तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डेरिवेटिव्स आपको पता है यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपने अब तक नॉर्मल डिफरेंशिएशन सीख ली, इसी वजह से आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी अटेम्प्ट कर लोगे। उसके अलावा इंटीग्रेशन के ऊपर जोर नहीं दूंगा क्योंकि आपको सेक्शन सी के अंदर भी इंटीग्रेशन मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन अब तक अटेम्प्ट कर लिए, आपने 1 2 3 और ये 4, आपने 4 क्वेश्चन अब तक अटेम्प्ट कर लिए और अब आपको 6 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर वेक्टर डेरिवेटिव और वेक्टर वेक्टर फंक्शन का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, कोई ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं है। अच्छा इंटीग्रेशन अगर आती है तो कर लेना, अगर नहीं आती तो सेक्शन सी के अंदर आपको वैसे भी इंटीग्रेशन करनी है, यहाँ से छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हो। अब इसके बाद आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो स्ट्रेट लाइन, जितने भी कॉनिक्स के चैप्टर्स है ना, इनमें सबसे आसान चैप्टर स्ट्रेट लाइन का है। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर आपको लाजमी करना होगा। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट, जहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी या फिर कुछ ही मिल सकता है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन ये भी आपको लाजमी करना है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन आप उसी सूरत कर सकते हैं जब आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आती हो, और जब आप एग्जाम के अंदर आएंगे तो आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन आती होगी, इसीलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे आकर अगर आप पेपर को देखो ना तो मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। अब इसके बाद हमारी बात हो गई यहाँ पर सेक्शन बी पे। अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी है 20 मार्क्स का, जिसके अंदर सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पर अच्छी चीज क्या है, आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको इन टोटल 7 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हो सकता है, लाइकली हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने इंटर एग्जाम दिया था, कि जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था ना वो कंपलसरी कर दिया था। और सेम ऐसे ही हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन का था, इसके अंदर लिखा हुआ था इवेलुएट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। वहां पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे इंटीग्रेशन के, 3 इंटीग्रल्स दिए हुए थे, उनमें से हमें एनी 2 करने थे। अब वहां पर जो हमारे पास ऊपर नोट था, नोट के अंदर लिखा हुआ था दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपलसरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है, करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो आपके 5 मार्क्स गए। इसी तरीके से आपको भी करना होगा। हो सकता है इंटीग्रेशन कंपलसरी हो जाए, इसीलिए कहा है कि इंटीग्रेशन लाजमी सीख कर जाना। अब इसके बाद आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों ही चीजें आपको सेक्शन सी के अंदर मिलेंगी, और दोनों के अंदर एक ही चीज लिखी होगी, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द 3। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। तीनों पार्ट्स में से जो पार्ट आपको सबसे अच्छा आता हो उसको अटेम्प्ट कर लेना। अब स्ट्रेट लाइन और कोनिक्स के ऊपर हमारी पहली बात हो चुकी है, तो इसके बाद आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक। देखो ये बुक का लास्ट चैप्टर है, मोस्टली लोग इस चैप्टर को छोड़ते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर तुम इस चैप्टर को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से कंपेयर करोगे ना, बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में है क्या, कुछ करके जाओ ना करके जाओ, यहाँ से सिम्पसन 1/3 रूल, न्यूटन राफसन मेथड, और जो इंटीग्रेशन के रूल्स हैं बूल्स रूल, इंटीग्रेशन का एक और बूल्स रूल इस चैप्टर के अंदर है, उसको करके चले जाना। इन चैप्टर्स को इन टॉपिक्स को आपको लाजमी करना है। इसके अलावा रेगुलर फॉल्सी मेथड है और दूसरे मेथड्स हैं, चाहो तो इन मेथड्स को भी कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक अच्छी चीज क्या है, इस चैप्टर के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि आपको इसी टाइम बैठे बैठे पता चल जाएगा मेरा आंसर सही है या फिर नहीं है। और ये क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मल्टीपल साइकिल्स रन करनी होती है। अगर आपने कभी इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है, एक मेथड का एक फॉर्मूला होता है, और उस एक फॉर्मूले के आपको मल्टीपल साइकिल्स रन करनी होती है। मतलब कि अगर तुमने एक फॉर्मूले से आंसर निकाला है, उस आंसर को अपडेट करो, उससे दोबारा वही फॉर्मूला लगाओ, देन अपडेट करो, दोबारा फॉर्मूला लगाओ। कब तक? तब तक कि जब तक तुम्हारे दो आंसर सेम या फिर क्लोज टू ईच अदर ना आ जाए, ठीक है। तो बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा मेरा क्वेश्चन सही जा रहा है या फिर नहीं। और इसके अंदर आपको यूज करना होगा कैलकुलेटर। अच्छा अगर कैलकुलेटर ठीक से यूज करना नहीं आता
तो मैं कहूँगा न्यूमेरिकल एनालिसिस को बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करना, क्योंकि ये पूरी की पूरी कैलकुलेटर की गेम है। अगर आपको कैलकुलेटर सही से यूज़ नहीं किया जा रहा तो न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन से बिल्कुल दूर है। अब इसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में इससे पहले मैंने बात करी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर भी आ सकती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आए, क्योंकि इससे पहले हो सकता है कि आपसे सेक्शन बी के अंदर ऐसा क्वेश्चन कर लिया हो, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख के दी जा सकती है और कहा जाएगा सॉल्व दिस। अब उसके अंदर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस की टेक्निक्स है, लाइक वेरिएबल सेपरेबल, आपको वो करनी होगी, और उसके बाद आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस, ना सिर्फ इंटीग्रेशन के चैप्टर में, उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर है वहां पर भी आपको इंटीग्रेशन ही करनी होगी। लेकिन लाइकली जो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए आती है, ये बहुत सिंपल सी इंटीग्रेशन होती है, आराम से हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं मिलती। अब यहाँ पर है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। शॉर्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर से पूछे गए हायर ऑर्डर से, उनके अंदर थी मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज, लेकिन लॉन्ग में यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद सर्कल्स की बारी आती है। सर्कल्स को मैंने अलग सबसे लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि सर्कल से और क्वेश्चंस तो आ सकते हैं, लेकिन ये एक क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो कि हर साल इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन हर साल इंपॉर्टेंट रहता है और इस साल भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफ आपको सर्कल्स के चैप्टर से करके दिखाना होता है। यहाँ पर हमारी बात खत्म हुई प्री इंजीनियरिंग की। प्री इंजीनियरिंग वालों, आपके लिए पेपर बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपके पास चॉइस है, आपको एबी पार्ट्स के अंदर नहीं उलझना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे आते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन पूरे से ना भी आता हो तो उसको छोड़कर मत आना, बेसिक कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के लेकर जाओ। अगर कोई क्वेश्चन पूरे से ना भी आता हो तो आधा करके आओ, लेकिन आधे क्वेश्चंस के मार्क्स लेकर आओ, क्योंकि मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम जनरल साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस के पेपर के ऊपर। अच्छा भाई, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के जो जनरल साइंस ग्रुप का है। देखो बोर्ड ने इस पेपर पैटर्न के अंदर पूरी कोशिश की है कि आप ना इंटीग्रेशन छोड़ें, ना आप डेरिवेटिव छोड़ें, और जो कैलकुलस का पोर्शन है आप इसको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करें, चाहे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती हो या ना आती हो। अब इस बात का अंदाज़ा तुम्हें इस पेपर पैटर्न से बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखो कि भाई 40 मार्क्स का पूरा सेक्शन है, और इसके अंदर आपको इन टोटल 10 क्वेश्चन करने होंगे। कितने में से? 10 में से। देखो 10 के 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको 10 के 10 पार्ट सारे अटेम्प्ट करने होंगे। सबसे पहला जो मोस्ट लाइकली आता है वो आता है फंक्शंस एंड लिमिट्स से। देखो यहाँ पर मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ, किन किन चैप्टर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं और कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जब मैंने यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग का पेपर बताया था तो मैंने यहाँ पर सारे की सारी एक्सरसाइजेस और टॉपिक्स मेंशन कर दिए थे, आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने भी ज़्यादातर जो कैलकुलस के ऊपर दिया, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप निकाल लेंगे, लेकिन कैलकुलस एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है। ना सिर्फ उसके फॉर्मूलास और कैलकुलेशंस, बल्कि उसके अंदर जो एल्जेब्रा होती है वो एल्जेब्रा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। देखो फंक्शंस और लिमिट्स आपको पता है, दो ही टॉपिक्स हैं, एक फंक्शन से या तो लिमिट है, या तो फंक्शन आ जाएगा या फिर लिमिट आ जाएगा, या फिर हो सकता है ए बी पार्ट बन के आपको फंक्शन और लिमिट में से कोई एक करने के लिए दे दें। दूसरा डेरिवेटिव्स आपसे लाजमी करवाएंगे, वेक्टर्स आपसे लाजमी करवाएंगे, वेक्टर फंक्शंस। उसके बाद इंटीग्रेशन जो है, ये आपको पता है इंटीग्रेशन छोड़ ही नहीं सकते। इंटीग्रेशन अगर आप नहीं करोगे तो आप अपना एग्जाम पूरा नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन आपको लाजमी यहाँ पर करनी होगी। अब चाहे यहाँ पर प्रॉपर्टीज से इंटीग्रेशन करवाएं, आपसे डायरेक्ट लिख के देते हैं इवेलुएट द इंटीग्रल, या फिर किसी और तरीके से करें, आपसे इंटीग्रेशन लाजमी करवाएंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, ये दो ऐसे यहाँ पर ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको दोबारा करने के लिए दे दिया जाए। वजह यह है कि इन्होंने यहाँ पर आपको चॉइस दे दी है ए बी पार्ट की। देखो शुरू के जो 4 क्वेश्चंस हैं, उन चारों क्वेश्चंस के अंदर कोई चॉइस नहीं है। ये चारों के चारों क्वेश्चंस आप पर कंपलसरी हैं, लेकिन उसके बाद जो 6 क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे, उन 6 के 6 क्वेश्चंस में सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको ए बी पार्ट्स मिलेंगे, ए एंड बी पार्ट्स, और ऊपर लिखा होगा अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो ए पार्ट कर लो या फिर बी पार्ट कर लो। कहने को तो आपको पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन उन 10 क्वेश्चंस में भी आपको अच्छी खासी चॉइस मिल रही है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस करने, अगर इनका कॉम्बिनेशन मिलता है, मान लो कि तुम न्यूमेरिकल एनालिसिस यहाँ पर नहीं करना चाह रहे, लेंदी हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बाकी ऑप्शन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो
कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको डेरिवेटिव्स पहले से आता होगा। चाहो तो डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो। क्यों? क्योंकि आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आते होंगे। अगर दोनों आते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चले जाना, क्योंकि इसके अंदर जो इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ती है वो इतनी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होती, काफी सारी इंटीग्रेशन मिलती है यहाँ पे। इसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के आपके पास मोस्ट लाइकली दो क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में आएगा कोनिक्स के साथ और दूसरा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में आएगा सर्कल्स के साथ। देखो सर्कल्स और कोनिक्स इन दोनों की जो बेस है ना वो स्ट्रेट लाइन है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस कर रही है। तो मोस्ट लाइकली ये होता है कि स्ट्रेट लाइन के दो क्वेश्चन आए, उसके साथ एक तरफ कोनिक्स के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, एक तरफ सर्कल्स के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया जाए। अगर तो आपको कोनिक्स एंड सर्कल्स दोनों में से किसी एक चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसकी जगह स्ट्रेट लाइन द क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहो तो दोनों जगहों पे स्ट्रेट लाइन द क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पर बात हो गई हमारे पास 8 पार्ट्स की, 8 पार्ट्स। उसके बाद पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10, यहाँ पर दोबारा कॉम्बिनेशन बन के आ सकता है। अब तक देखो एक क्वेश्चन सर्कल से पूछा गया और एक क्वेश्चन कोनिक से पूछा गया, लेकिन हम सर्कल और कोनिक से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें मना नहीं है। तो हो तो ये 3 चैप्टर्स, इन तीनों चैप्टर्स सर्कल्स, कोनिक्स और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके इन तीनों चैप्टर्स में जिसके अंदर आपको मैक्लॉरिन और टेलर सीरीज करनी पड़ती है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपस में बन सकता है। अब कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि हो सकता है आपको हायर ऑर्डर मिल जाए और उसके साथ आपको सर्कल का क्वेश्चन मिले, हो सकता है कि आपको हायर ऑर्डर के साथ कोनिक्स का क्वेश्चन मिले, या फिर हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर सर्कल एंड कोनिक्स मिले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों हायर ऑर्डर के अंदर मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशंस बना के दिए जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो देखो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसे ही होगा, आपको सारे के सारे 5 पार्ट्स करने होंगे, लेकिन यहाँ पर आप इंजीनियरिंग वालों से थोड़े से ज्यादा लकी हो। वजह यह है कि यहाँ पर आपको अच्छी खासी चॉइस मिल रही है। सिर्फ एक क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है वो ऐसा है जो आपके लिए कंपलसरी है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर होता यह है कि आपको चॉइस नहीं मिलती, इंटीग्रेशन के अंदर आपको ए एंड बी पार्ट्स नहीं मिलते, सिर्फ एक क्वेश्चन मिलता है और लिखा जाता है इवेलुएट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। वहां पर 3 इंटीग्रल्स नीचे लिखे होते हैं इस तरीके से, पहला इंटीग्रल, दूसरा इंटीग्रल, तीसरा इंटीग्रल। जिस टेक्निक से चाहो, जिस फॉर्मूले से चाहो, इन 3 में से किसी भी 2 को जो आपको आता है उनको इंटीग्रेट करो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। एक दफा आप इस फेज से निकल गए, उसके बाद आपके पास बाकी सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के साथ इन चैप्टर्स के आ सकते हैं जिसके अंदर लिमिट है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है और डेरिवेटिव है। देखो डेरिवेटिव आपको सेक्शन बी के लिए भी चाहिए। पार्शियल अगर डेरिवेटिव आता होगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आती होगी, और अगर ये दो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन 2 टॉपिक्स आते हैं तो आपको लाजमी डिफरेंशियल इक्वेशन का आसान सा चैप्टर भी आता होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर लिमिट का क्वेश्चन आ भी जाए और आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आपको लिमिट का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप बाकी सारे क्वेश्चन से इन दोनों क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास मान लो कि कुछ ऐसा आता है, एक तरफ आपको लिमिट दी जाती है और दूसरे ए पार्ट के अंदर और बी पार्ट के अंदर आपको दिया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, अब इन दोनों में से आपको जो क्वेश्चन अच्छा आता हो आप वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये अच्छी चीज है जो कि इंजीनियरिंग वालों के साथ नहीं हुआ। इंजीनियरिंग वालों के साथ क्या हुआ था, उनको 7 क्वेश्चन दिए थे, 7 में से 5 करने थे, उनके पास 2 क्वेश्चन की चॉइस थी। लेकिन कंप्यूटर साइंस में आपको हर क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन की चॉइस मिल रही है। हर क्वेश्चन में आपके पास 2 क्वेश्चन है, उन 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है सिवाय इंटीग्रेशन के। अगर आप देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से एक क्वेश्चन, तो 5 टोटल आपके पास है 5 क्वेश्चन। 5 में से एक क्वेश्चन आपका हो गया कंपलसरी। क्या हो गया? एक क्वेश्चन हो गया आपका कंपलसरी। अब बचे कितने? अब बचे आपके पास 4 क्वेश्चंस। अब हर क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट और बी पार्ट्स हैं। अब इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, मतलब कि आपके पास ओवरऑल 4 क्वेश्चंस की चॉइस आ रही है। ओवरऑल आपको 4 क्वेश्चंस की चॉइस मिल रही है यहाँ पे, जो कि इंजीनियरिंग वालों को बिल्कुल भी नहीं मिली थी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वहां पर आता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस। मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन बिल्कुल अटेंड करना, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर एक तो आपको अपना आंसर वहीं पर ही बैठ के पता चल जाएगा सही है या गलत, और दूसरा बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जस्ट कैलकुलेटर चलाना होता है।
क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेट लाइन, कोनिक्स और सर्कल। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको बताया सर्कल के लिए, वो ये है 1/c इक्वल्स टू 1/f स्क्वायर प्लस 1/g स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा हमेशा अगर सर्कल से लॉन्ग आना है तो लॉन्ग में 80% चांसेस ये होते हैं कि यही वाला क्वेश्चन आ जाए। अगर तो ये वाला क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को रट्टा मार के चले जाना, एक क्वेश्चन लिख कर आ जाना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं। अब ये था हमारा पेपर पैटर्न कि कौन कौन से किस तरह से आपका पेपर आ सकता है। अब देखो आपको पेपर पैटर्न पूरा पता चल गया, आपको पता चल गया किस तरीके से मेरा एग्जाम आएगा, आपको पता चल गया कहाँ पे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपका काम ये है, आपका काम ये, अब मैंने आपको बता दिया पेपर में क्या आ रहा है, अब लेकिन आपकी तैयारी किस चीज़ की है ये आपको पता है। आपका काम ये है कि भाई अपने घर पे एक नोटबुक लेकर बैठो, अपने उसके साथ अपनी बुक लेकर बैठो मैथ की, उसके अंदर देखो कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे अच्छे आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। क्योंकि अगर एग्जाम में जाते हो, पहला क्वेश्चन आपने एक्सपेक्ट किया था कि लिमिट का आना चाहिए, लेकिन वो पहला क्वेश्चन लिमिट का नहीं, वो पहला क्वेश्चन फंक्शन का आ गया, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का आ गया, जिसके लिए आप सोचकर बैठे थे कि मैं इस क्वेश्चन को चॉइस पर छोड़ूंगा, लेकिन वो आ गया कंपल्सरी, तो आप क्या करोगे। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, इसके आपको पता होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से कंपनसेट करूंगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, आगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई। अब एक और चीज जिसके बारे में दोबारा कहूंगा वो ये कि डेरिवेटिव्स के अंदर जब आओगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिसके लिए 3 नाम मैंने बताए हैं, इन 3 नामों को लाजमी याद रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है उनको ये वाला मेथड आता है लेकिन ये 3 नाम नहीं पता होते, जिसकी वजह से अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, इन तीनों नामों को अच्छे से याद कर लेना। उसके अलावा मैक्लॉरेन सीरीज और टेलर सीरीज, दोनों सीरीज के फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि ये भी फ्री के मार्क्स हैं आपके पास। अब यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अब इसके बाद अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना और एग्जाम में परफॉर्म करना आपका काम है। अल्लाह हाफ़िज़।